वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12 की जो फिज़िकल एजुकेशन है, जिसका कोर्स हमने कंप्लीट कर दिया है। फिज़िकल एजुकेशन जो है उसका जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने सैम्पल पेपर डाल दिए हैं, जो 2020 से 2021 के सैम्पल पेपर डाल दिए हैं। तो वो सैम्पल पेपर आज हम सोल्व करेंगे, जितने क्वेश्चन हो पाएंगे उतने क्वेश्चंस करेंगे। इसमें हम एमसीक्यूज जो हैं वो फिज़िकल एजुकेशन के हम सोल्व करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जो सैम्पल पेपर का जो पैटर्न होता है उसी जैसा पैटर्न, बिल्कुल सेम जो पैटर्न है वो हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। ठीक है। दूसरा, जो इसमें जो क्वेश्चंस दिए होते हैं वही क्वेश्चंस, यानी कि कहा जाए कि बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो सैम्पल पेपर के ही होते हैं या फिर रिपीट होते हैं, क्योंकि इससे आपको आइडिया भी लगेगा किस टाइप का पेपर आएगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और अगर इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो आप उसको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आओगे। क्लास 12 का है और आपका जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का आएगा, वो आपका आएगा 70 मार्क्स। अब देखिए, आपको पैटर्न समझना होगा, क्योंकि अगर आपके माइंड में पैटर्न होगा तो क्या होगा, इससे आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। आपको पता होगा कि एमसीक्यू कहाँ से लेके कहाँ तक के हैं, इस टाइप से। तो आप यहाँ से इसका पैटर्न समझ लीजिएगा कि 1 से जो 12 क्वेश्चन है, मतलब कि टोटल 12 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दूसरा, 13 से जो 16 जो क्वेश्चन होंगे, 13 से लेके 16 तक, वो आपके 2 मार्क्स के आएंगे और 40 से 60 वर्ड्स में, 40 से 60 शब्दों में लिखना होगा। अगला देखिए, 17 से 26 में जो क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 17 से लेकर 26, वो आपके आएंगे 3 नंबर के और उसमें 80 से लेकर 100 तक की वर्ड लिमिट है। अगला है 27 से जो 30 तक के क्वेश्चन आएंगे, 27 से लेकर 30 तक के, वो आपके कितने आएंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसका जिसकी जो वर्ड लिमिट है वो कितनी है, कम से कम 150 होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 200 वर्ड की होनी चाहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज़। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने इंटरवल ट्रेनिंग, क्योंकि 16 क्वेश्चन आएंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन है इंटरवल ट्रेनिंग का उपयोग विकास के लिए किया जाता है। तो किस चीज़ के विकास के लिए किया जाता है? अगर आपको याद हो कि इंटरवल ट्रेनिंग क्या है, ये आपका कौन से चैप्टर से आया हुआ है, तो आप फटाफट इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और अपने आप को चेक कीजिए जब मैं आपको आंसर बताऊँ। इसमें कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका टेस्ट कहा जा सकता है, जिसका आंसर भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो देखिए, अभी तक आपने दे दिया होगा इसका आंसर। अब देखिए, इंटरवल ट्रेनिंग, जो इंटरवल ट्रेनिंग है ये आपका चैप्टर 12 से आया है। और इंटरवल ट्रेनिंग किसको बढ़ाने के लिए की जाती है? सहन क्षमता को बढ़ाने के लिए, या फिर जो सहन क्षमता है उसको विकसित करने के लिए ट्रेनिंग होती है। तो उसमें 3 ट्रेनिंग होती है। पहला, निरंतर प्रशिक्षण विधि, दूसरा अंतराल प्रशिक्षण यानी कि इंटरवल ट्रेनिंग, और तीसरी फाटलेक प्रशिक्षण विधि। तो यहाँ पर जो इंटरवल ट्रेनिंग है ये आपकी अंतराल प्रशिक्षण विधि है। तो आपको इंग्लिश में भी नाम और हिंदी में भी नाम, दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। एक तो क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है ये पूछा गया, इससे दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि इंटरवल ट्रेनिंग किस चीज़ को विकसित करने के लिए की जाती है। तो ऐसे घुमा के भी पूछा जा सकता है, तो वो सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए या फिर विकसित करने के लिए की जाती है। अब हम अपने क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। जो इंटरवल ट्रेनिंग का उपयोग निम्न में से, जो यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस हैं, इनमें से किस चीज़ के उपयोग को बढ़ाने के लिए की जाती है? पहला देखिए, लचीलापन। पहले हम देखते हैं कि इंटरवल ट्रेनिंग क्या होती है, यानी कि अंतराल प्रशिक्षण विधि क्या होती है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो रिकवरी टाइम होता है एक खिलाड़ी का, अगर वह इस विधि के दौरान अपनी रिकवरी जो टाइम होता है, यानी कि जो थकावट होती है खेलने के बाद, वो कब तक रहती है, वो किस समय तक रहती है, उस समय को कम किया जा सकता है। पुनः शक्ति प्राप्ति जल्द से जल्द प्राप्त की जा सकती है। पुनः शक्ति प्राप्ति का मतलब है जल्द से जल्द दोबारा से अपने कार्य में लगना या फिर खेल में लगना। इंटरवल ट्रेनिंग की जाती है। अब आप खुद देखिए इसमें से ऑप्शन क्या होगा, लचीलापन जी नहीं, इसका सही उपयोग विकास कौन सा होगा, इसका होगा धैर्य, क्योंकि इससे क्या है, धैर्य धारण किया जाएगा शरीर से, जो थकावट है उसको सहन करने की क्षमता होगी। अगर हम ध्यान दें कि जो इंटरवल ट्रेनिंग है वो सहन शक्ति विकसित करने के लिए है, यानी कि सहन करने की जो क्षमता है उसका विकास करने के लिए है। सहन क्षमता कब विकसित होगी, जब एक खिलाड़ी के अंदर धैर्य जो होगा वो कायम होगा, यानी कि जो पुनः शक्ति प्राप्ति की दर है वो कम होगी और
जो धैर्य है वो कम होगा। इसलिए धैर्य जो है उसका विकास करने के लिए इंटरवल ट्रेनिंग होती है कि जो थकावट है उसको सहन करे, धैर्य रखे। इसलिए तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। जिसने आंसर दिया वो बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का ही ऑप्शन दे रखा है हमें, और मतलब कि इसमें से कोई एक करना है। देखिए, थकान के खिलाफ प्रतिरोध क्षमता, थकान के खिलाफ प्रतिरोध क्षमता को कहा जाता है। तो ऑप्शन देखिए, अगर यहाँ पर सहन शक्ति लिखा होता तो इसका सही आंसर सहन शक्ति होता, अगर धैर्य के स्थान पर सहन शक्ति होता। जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा अभी ऊपर जो देखा था वही क्या यहाँ पर बस थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन चेंज कर दी गई, यानी कि सहन शक्ति जो है जिसमें सहन करने की जो क्षमता होती है, धैर्य धारण की जो क्षमता होती है, कौन सी विधि के दौरान होती है, जब थकान के खिलाफ प्रतिरोध क्षमता, यानी कि जो थकावट है उसके खिलाफ क्या करना है, प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना है। तो इसको क्या कहेंगे हम, धैर्य कहेंगे। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, अंतराल प्रशिक्षण विधि के द्वारा क्या किया जाता है, धैर्य बढ़ाया जाता है कि जो थकान है उसे ज़्यादा से ज़्यादा सहन किया जा सके। तो थकावट को सहन करने या फिर थकान के खिलाफ प्रतिरोध क्षमता को विकसित करना क्या कहा जाएगा, धैर्य कहा जाएगा। अगर धैर्य के स्थान पर सहन शक्ति होता तो आप सहन शक्ति पर लगाते। तो इसका ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का निर्धारण करने वाले शारीरिक कारक कौन से हैं। जो गति को निर्धारित करते हैं शारीरिक कारक वो कौन से हैं, ये चैप्टर 8 का आपका क्वेश्चन है, चैप्टर 8 का। तो आप याद करने की कोशिश करिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आई होप अभी तक आपने दे दिया होगा। इसका जो आंसर देखिए, पहला ऑप्शन है विस्फोटक ताकत, दूसरा शरीर का वजन, तीसरा मांसपेशियों की रचना और चौथा दोनों ए और सी। जो ए है और जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट है इसका, क्योंकि गति को निर्धारित करने वाले जो हमने कारक पढ़े थे उसमें विस्फोटक ताकत के द्वारा जो गति निर्धारित होती है, दूसरा मांसपेशियों की रचना यानी कि मांसपेशी संयोजन के कारण जो है गति को निर्धारित किया जाता है। तो इसका जो घ है दोनों ए और सी वो इसका सही आंसर होगा। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, सारे ऑप्शन पढ़ने तभी आपको आंसर देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका और में दे रखा है, या में दे रखा है डैश हड्डी हिप अव्यवस्था में सॉकेट से बाहर आ जाती है। यानी कि यहाँ पर जो चैप्टर 9 से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, खेलों में जो चोट चैप्टर है उससे आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछ रखा है, अगर आता है आपको आंसर तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। मेरे ख्याल से आपको आता होगा क्योंकि ये आपका चैप्टर में कवर हुआ था। यानी कि कौन सी हड्डी, शरीर की ऐसी कौन सी हड्डी है जो अव्यवस्था में यानी कि जो सॉकेट है उससे बाहर आ जाती है, जो उसका स्थान है वहाँ से वो हिल जाती है, कहीं और शिफ्ट हो जाती है, कहीं और आ जाती है, तो वो कौन सी हड्डी है। तो इसका देखिए, जांघ की हड्डी जिसे फीमर कहा जाता है, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो जांघ की हड्डी होती है वो क्या होती है, वो ज़्यादा शक्ति लगाने से क्या होता है, जो जांघ की हड्डी होती है वो विस्थापित हो जाती है, यानी कि अपने स्थान से हट जाती है या अव्यवस्था हो जाती है उसकी। कहाँ से, सॉकेट से, अपने सॉकेट से हट जाती है। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एक हड्डी है वो हट के यहाँ से हट के क्या हो जाती है, वो ऐसे और ऐसे हो जाती है, तो ये क्या जांघ की हड्डी होती है। तो ये इसका सही आंसर ए है, जांघ की हड्डी जिसे हम फीमर कहते हैं। तो आपको इसका इंग्लिश का नाम भी याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, मेसोमॉर्फ में मेसो शब्द किससे संबंधित है। यानी कि हमने जो पढ़े थे, जो हमने विलियम शेल्डन वर्गीकरण पढ़ा था, तो उसमें 3 वर्गीकरण थे, एक तो एंडोमॉर्फिक, दूसरा मेसोमॉर्फिक यानी कि जिसे मेसोमॉर्फ कहा जाता है, और तीसरा होता है एक्टोमॉर्फिक या फिर जिसे एक्टोमॉर्फी कहा जाता है। तो एंडोमॉर्फी में जो एंडो यानी कि उसमें क्या होता है, व्यक्ति मोटा होता है। मैसो में क्या होता है, उसमें वो हष्ट पुष्ट होता है यानी कि सही होता है, और जिसे मांसल कहा जाता है। यानी कि मैसो शब्द है इसमें इसका अर्थ होता है मांसल। दुबला पतला किस में होता है, दुबला पतला होता है एंडोमॉर्फिक में। इसका जो तीसरा है उसमें व्यक्ति दुबला पतला होता है, एंडोमॉर्फिक में मोटा होता है। तो इसका जो सही आंसर यानी कि मैसो, मतलब इस मैसो का मतलब होता है जो हष्ट पुष्ट होता है। तो मांसल जो इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवज्ञा का एक पैटर्न पीड़ित बच्चों में देखा जा सकता है। अवज्ञा का मतलब होता है अवहेलना करना या फिर आज्ञा की अवहेलना करना। जो भी आज्ञा दी जाती है उसे नहीं मानना, तो उसे अवज्ञा कहा जाता है। तो वो किस सिचुएशन में करता है? जो हमने पढ़े थे कि जो अक्षमता वाले जो प्रकार हैं, ODD, ADHD, OCD, SPD, ASD, तो इसमें से ऐसा कौन करता है? जो बच्चा जो पीड़ित होता है, जो रोग से पीड़ित होता है, वो कौन से रोग से पीड़ित है? जो अवज्ञा करता है, पालन नहीं करता किसी भी आज्ञा का। ऐसा किस में आता है? ऐसा किस रोग में होता है? तो आपको याद होगा कि जो ODD है उसमें क्या होता है, जो बच्चा है वो अवज्ञा करता है, यानी कि अपने माता पिता का कहना नहीं मानता है, अपने बड़ों का कहना नहीं मानता है, उनके बिल्कुल विपरीत करता है, गुस्सैल रहता है। तो इसकी विशेषता थी कि ODD के कारण क्या क्या विकार होते हैं, उस बच्चे में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। उसमें से ये लक्षण था कि वो अवज्ञा करता है, अपने माता पिता का कहना नहीं मानता है। तो जो ODD है वो क्या है? इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6th है, बाय क्या है? इसका मतलब मैंने आपको पहले जो बताया था कि बाय किसे कहते हैं या फिर बाय किसको दी जाती है, किस टीम को दी जाती है, वही चीज़ यहाँ पे पूछ रखी है। आप फटाफट इसका आंसर दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में। पहला इन्होंने कह रखा है यह आरेखन तय करने की एक विधि है। दूसरा, टीम गेम के लिए पॉइंट सिस्टम, यानी कि टीम गेम को बाय से क्या मिलता है? पॉइंट मिलता है, इन्होंने ये कह रखा है। आरेखन मतलब होता है डायग्राम बनाने की जो विधि है वो क्या है? बाय है, इनका मतलब ये है। तो ये ऑप्शन से कट हो जाता है। इसी तरीके से जो टीम है उसे क्या है? गेम में एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है बाय के द्वारा, ऐसा भी नहीं था, तो ये भी कट हो जाता है। अगला देखिए, अगर आपने नॉकआउट टूर्नामेंट और लीग टूर्नामेंट और सीडिंग के द्वारा जो मैंने नॉकआउट टूर्नामेंट निकालना सिखाया था, अगर वो सीखा है आपने तो आपको पता होगा कि बाय किसे दी जाती है, किस टीम को दी जाती है। तो देखिए अगला है, शुरुआती दौर में नहीं खेलने के लिए एक टीम को दिया गया है फ़ायदा। ये बिल्कुल सही है। शुरुआती दौर मतलब कि जो फर्स्ट राउंड होता है उसमें किसी भी टीम को, एक टीम को या फिर जितनी भी बाई हैं वो किसी टीम को दी जाती है जो फर्स्ट राउंड में नहीं खेलती, सीधे सेकंड राउंड में प्रवेश कर जाती है। तो इसका सही आंसर अब हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम नहीं आएंगे। चलिए फिर भी देख लेते हैं कि ये क्यों नहीं है। पिछले प्रदर्शन के अनुसार टीमों की जंग है, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्यवस्था से संबंधित है। अव्यवस्था से क्या चीज़ संबंधित है? अव्यवस्था कहाँ होती है? मैंने आपको अभी ऊपर जो क्वेश्चन आया था उसमें बताया था, जो अव्यवस्था है वो हड्डियाँ जो हैं वो अलग हो जाती है, विस्थापित हो जाती है। यानी कि हड्डियाँ क्या होती है? जॉइंट्स होती हैं। या तो आपको जॉइंट्स आ सकता है कि जो जोड़ों का वर्गीकरण जो है उसके अंतर्गत अव्यवस्था होती है। तो जो जोड़ होती है उसे जॉइंट्स कहा जाता है। और जॉइंट्स क्या होते हैं? जब दो हड्डियाँ, यानी कि ये हड्डी और ये हड्डी जब मिल जाती है तो उसे जॉइंट्स कहा जाता है। तो हड्डियों में जो चोट है उसका सही आंसर होगा, क्योंकि हड्डियाँ ही क्या होती है? विस्थापित हो जाती है इसमें। त्वचा की चोट नहीं है, किसी तरह की कील वगैरह लगने से तो अव्यवस्था नहीं आती है। अगला देखिए, मांसपेशियों में चोट। त्वचा की चोट का मतलब है बाहरी रूप से दिखना, खून वगैरह आना, तो वो चीज़ तो नहीं है। मांसपेशियों की चोट भी नहीं है। अगला देखिए, संयुक्त चोट भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो है वो 7वें का और दे रखा है। इससे क्या है, हम 12 ही क्वेश्चन नहीं कर रहे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, कम से कम 16 क्वेश्चन। फ्रैक्चर जहाँ टूटी हड्डी का एक हिस्सा दूसरी हड्डी में प्रवेश करता है उसे क्या कहा जाता है? यही पूछ रखा है यहाँ पर कि ऐसा फ्रैक्चर जिसके अंतर्गत एक टूटी हुई हड्डी का जो हिस्सा है या फिर जो टुकड़ा है वो दूसरी हड्डी में प्रवेश कर जाता है। तो आप याद करने की कोशिश कीजिए, जो मैंने आपको फ्रैक्चर के जो वर्गीकरण था यानी प्रकार थे वो बताया था। तो उसमें पचड़ी अस्थिभंग था, उसके दौरान क्या होता था, जो टूटी हुई हड्डी होती थी वो दूसरी हड्डी में, शरीर की दूसरी हड्डी में जाकर जुड़ जाती थी या फंस जाती थी, तो उसे पचड़ी अस्थिभंग कहा जाता था। तो आप देखिए इसके ऑप्शन में कहीं पर भी पचड़ी अस्थिभंग नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ, इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है। क्यों है? अब आप सोचेंगे पचड़ी अस्थिभंग तो नहीं लिखा है, क्योंकि ये प्रभावित फ्रैक्चर लिखा गया है यहाँ पर। और पचड़ी अस्थिभंग का दूसरा नाम क्या है? प्रभावित फ्रैक्चर है। तो आपको याद रखना है इसका दूसरा नाम भी। तो आप देख रहे होंगे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, कभी आपसे इंग्लिश का वर्ड दे रहे हैं, कभी आपसे जो है
उसका पर्यायवाची शब्द के तौर पर कह सकते हैं कि दूसरा मीनिंग दे रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा इन चीज़ों का। या फिर आपको इंग्लिश के जो नेम है वो आप ध्यान रखिए, तो क्या होगा, आप इंग्लिश के जो साइड का पेपर होता है उसे देख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, स्थिर स्थिति से अधिकतम गति प्राप्त करने की क्षमता को डैश कहा जाता है। स्थिर स्थिति मतलब कि 0 पॉइंट से उसकी जो स्पीड है वो बिल्कुल 0, वो रिलैक्स जो सिचुएशन होती है, बिल्कुल जो रिलैक्स जो अवस्था होती है उसमें है वह, तो उससे अधिकतम गति यानी कि अधिकतम गति मतलब स्पीड प्राप्त करने की जो क्षमता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है त्वरण की क्षमता। इसमें क्या होता है, जो वस्तु होती है वो बिल्कुल स्थिर होती है, उससे उसे स्पीड क्या है प्राप्त करवाई जाती है। त्वरण की क्षमता को क्या कहा जाता है, स्थिर स्थिति से अधिकतम स्थिति प्राप्त करना, अधिकतम गति प्राप्त करना, ये त्वरण की क्षमता कहलाता है। इसका जो है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है VO2 मैक्स का फॉर्मूला मेल, यानी कि यहाँ पर पुरुष आना था या फिर मेल कह सकते हैं हम, मेल के लिए क्या मान रखा है। तो VO2 मैक्स का जो फॉर्मूला है उसमें जो मेल है, मैं यहाँ पर M से मेल को डिनोट कर रही हूँ और F से फीमेल को, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो M है यानी कि जो मेल है उसको, उस फॉर्मूले में जो मेल है का मान 1 होता है और जो फीमेल है उसका मान 0 होता है। VO2 मैक्स क्या होता है, अधिकतम ऑक्सीजन की जो खपत है उसको ही VO2 मैक्स कहा जाता है, कि एक खिलाड़ी में जो ऑक्सीजन की कितनी ऑक्सीजन की जो खपत हुई है वो इस फॉर्मूले के द्वारा नापी जाती है, और उसमें जो मेल है उसे 1 जो मान रखा जाता है उसका, और जो फीमेल है उसका 0 मान रखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन ए है ये इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th है, ये मोटापे के संभावित कारणों में से एक हो सकता है। तो मोटापे के जो संभावित कारण हैं कि मोटापा शरीर में किस तरीके से आ सकता है, जो चैप्टर 2 है आपका उसमें से क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए वंशागत, यह वंशागति लिखा है पर वंशागत होगा ये। अत्यधिक भोजन करना। अगला देखिए सी तेजी से चयापचय। घ देखिए दोनों ए और बी। अब आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि इसका जो आंसर है वो हमने चैप्टर 2 में भी कवर किया था, आपको आता होगा अगर आपने देखा है तो आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर जो है वो आपके चैप्टर से ही आ रहे हैं क्वेश्चन। आपका कहीं बाहर से कोई पेपर नहीं आता, आपके क्वेश्चन जो हैं वो आपके सिलेबस से ही आते हैं, आपका जो पास स्टडी मटेरियल उसी से आते हैं, बस आपको ध्यान से पढ़ना होता है। तो आपने बता दिया होगा इसका वंशागत यानी कि वंशा जो गत है या वंशानुकूल, तो ये क्या होता है, वंशागत का मतलब होता है जो जीन्स माता पिता से बच्चे के अंदर जो जीन्स आते हैं उसके कारण भी क्या होता है, जो मोटापे जैसा जो रोग है वो क्या है बच्चों के अंदर आता है। तो ये ए ऑप्शन भी सही है इसका। हम बस ये देख कर रह नहीं सकते हैं कि ए ऑप्शन लगा के बैठ जाएंगे, नहीं, हमें और ऑप्शन पर भी ध्यान देना है। अगला देखिए ख अत्यधिक भोजन करना। अधिक मात्रा में जब बच्चा या फिर बड़ा जब भोजन करते हैं यानी कि हमेशा ही खाते रहते हैं। हमेशा खाते रहने का मतलब ये नहीं है कि वो मोटा हो जाएगा। अगर वह हमेशा ज़्यादा खाता है, अत्यधिक भोजन करता है, तो इससे क्या होगा, वो मोटा हो जाएगा। तो इसका ए और बी दोनों ही क्या इसका सही आंसर है, इसलिए इसका घ आंसर सही है। पर आप देखिए जो सी है वो क्यों नहीं सही है। तेज़ी से चापचय का मतलब होता है तेज़ी से डाइजेस्ट होना। जो खाना खाया है वो तेज़ी से डाइजेस्ट हो जाएगा, यानी कि पच जाएगा तेज़ी से शरीर में। तो इससे क्या होगा, इससे तो फ़ायदा होगा, आप पतले रहेंगे, इससे तो गैस एसिडिटी इस तरह की कोई चीज़ नहीं बनेगी और मोटापे के शिकार भी नहीं होंगे। तो ये क्या है, ये तो इसका उल्टा है, इसके कारण कभी भी मोटापा नहीं होगा। तो इसका जो है वो इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान देने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन पर ये भी MCQ है आपका। नीचे दिए गए अभिकथन का मतलब होता है जो किसी के द्वारा बोले जाते हैं, तो वो आपको ए से डिनोट किया जाएगा। जो भी कोई बोल रहा है उसे ए से डिनोट करेंगे। और कारण, जो कारण दे रहा है मतलब कि 2 व्यक्ति हैं, एक तो क्या है, एक तो अभिकथन कर रहा है, किसी विषय के बारे में बोल रहा है, उसे हम ए से दिखाएंगे। दूसरा जो व्यक्ति कारण दे रहा है उसे हम आर से डिनोट करेंगे, आर से दिखाएंगे उसके बोले हुए वाक्य को। तो देखिए 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला अभिकथन यानी किसी के द्वारा बोला गया है, मान लीजिए ए के द्वारा बोला गया अभिकथन।
नियोजन खेलों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसका मतलब ये अभिकथन क्या कह रहा है कि जो नियोजन है, नियोजन मतलब क्या होता है, प्लानिंग। तो ये आपके दिमाग का क्वेश्चन है, ये आपको कहीं बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अगर आपने चैप्टर समझ रखा है तो आप इसे कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसान है आपका MCQ। नियोजन मतलब प्लानिंग या फिर योजना कहा जाता है। तो खेलों में जो योजना होती है या फिर नियोजन होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य बताया गया है अभिकथन के द्वारा। अभिकथन यानी कि ए के द्वारा सबसे बढ़िया कार्य है, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण कार्य बता रखा है। अगर देखिए कारण, जो व्यक्ति कारण दे रहा है जिसे आर से डिनोट किया गया है, वो कहता है कि नियोजन, जो आर है वो क्या कर रहा है, कारण दे रहा है। किसका कारण दे रहा है, जो ए ने जो बात बोली है, अभिकथन जो किया है कि नियोजन खेलों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, उसको क्या कर रहा है, वह उसका कारण दे रहा है कि क्यों महत्वपूर्ण है। नियोजन भविष्य की कार्यवाही का एक दृश्य देता है। तो जो नियोजन है, प्लानिंग जो है, वो क्या करती है, भविष्य की, जो फ्यूचर है, यानी कि खेलों के दौरान जब नियोजन किया जाता है, जब प्लानिंग की जाती है, तो वो किसे उद्देश्य रख के की जाती है कि जो खेल टूर्नामेंट है वो अच्छे से सफल हो, यानी कि भविष्य की तरफ सोचा जाता है। तो भविष्य की कार्रवाई का एक दृश्य ही क्या है, प्रस्तुत करती है। तो ये भी सही है। तो अब चलिए देखते हैं हम उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसके ऑप्शन हमारे सामने हैं। ए, दोनों ए और आर सही हैं। तो मैंने आपको जैसे समझाया कि जो ए है उसने बिल्कुल सही कहा है कि महत्वपूर्ण होता है नियोजन खेल के दौरान। आर ने जो कारण दिया वो बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि हम भविष्य की तरफ देखते हुए भविष्य की एक जो छोटा सा कह सकते हैं, बेस कह सकते हैं, फिर जो कार्यवाही होती है उसे क्या करता है, दर्शाता है। नियोजन प्लानिंग के द्वारा दर्शाया जा सकता है कि खेल टूर्नामेंट इस प्रकार का होगा या फिर कोई भी खेल इस प्रकार का होगा। तो ये कथन यहाँ तक तो सही है। अब देखते हैं आगे। और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। जो आर है, यानी कि जो आर जो कारण देता है, वो ए का, जो ए ने जो कथन कहा था उसका सही स्पष्टीकरण है, सही कारण उपलब्ध कराता है कि ए ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है और उसके पीछे ये कारण है। तो जो इसका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए नीचे हमें मैचिंग दी गई है। तो देखिए मैचिंग आपको नीचे दी गई है। सूची 1 में जो है विटामिन्स के नाम लिखे गए हैं, और सूची जो सेकंड है, विटामिन की कमी के द्वारा जो बीमारियां होती हैं उनके नाम लिखे गए हैं। तो विटामिन जो ए है उसके द्वारा कौन सी बीमारी होती है, विटामिन ए के द्वारा हमारी होती है नाइट ब्लाइंडनेस की जो बीमारी है वो विटामिन ए के द्वारा होती है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट लिख लेते हैं। तो ये क्या हमारा फोर्थ। फिर विटामिन बी के द्वारा क्या होता है, विटामिन बी की कमी के द्वारा बेरी नामक रोग होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा सेकंड होगा। और विटामिन सी की कमी के द्वारा क्या होता है, विटामिन सी की कमी के द्वारा स्कर्वी नामक रोग होता है, या फिर जो गम डिजीज़ है, यानी कि जो मसूड़ों में जो मसूड़े जो खराब होते हैं वो भी विटामिन सी की कमी में होते हैं, जिसे हम पायरिया जो रोग है वो भी कहते हैं। तो इसका जो ये है ये बिल्कुल सही है। तो ये सी का आंसर ये होगा। अब अगला देखिए, विटामिन डी की कमी के कारण क्या होता है, रिकेट्स नामक रोग होता है। ये आपका फोर्थ हो गया। अब देखते हैं इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें हमें क्या मिलता है। इसके अनुसार जो इसका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड दे रखा है जो हमारा निकल के आया था। तो इसी के साथ जो वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है, क्योंकि आपके 12 ही MCQs आ रहे थे, 12 ही MCQs हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, जो सैम्पल पेपर है उसमें 12 ही MCQs हैं, और ये वीडियो स्पेशली MCQs की थी। इसके जो आगे क्वेश्चंस हैं वो आपके अगले वीडियोस में आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इसी तरीके की और वीडियोस चाहिए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर सकते हैं, न्यू वीडियोस नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।